दोस्तों, पार्लियामेंट रिपोर्टर एग्ज़ाम के लिए 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करें, शुरू करते हैं। रेडी स्टार्ट। महोदय, कहा गया है कि समाजवाद की तरफ देश प्रगति कर रहा है, लेकिन रेलवे में जो हो रहा है उसे आप देख रहे हैं। हर यात्री का जो रेल में यात्रा करता है उसका जीवन सुरक्षित नहीं है, उसके माल की कोई सुरक्षा नहीं है और घटनाएं भी जिस प्रकार रोज होती हैं, लूट खसोट जिस प्रकार रेलवे में होती है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं गया। मैं समझता हूं अब समय आ गया है कि रेलवे को इस निकम्मेपन के लिए यात्रियों पर जो असुविधा हो रही है, उनका सामान जो लूट लिया जाता है, सोते हुए उनका सामान लेकर कोई उतर जाता है, कोई सज्जन जा रहा है तो उनकी घड़ी रेलवे में ही छीन ली जाती है, तो इसके लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करनी चाहिए और यह व्यवस्था कर में वृद्धि करके नहीं होनी चाहिए, बल्कि सरकार रेलवे प्रशासन में कमी करे। जहां धन व्यय हो रहा है उसमें बचत करे। मैं यह नहीं कहता कि कर्मचारियों को सुख सुविधा न दी जाए, लेकिन जो साधारण देश का नागरिक है उसका भी ख्याल रखा जाए। रेलवे कर्मचारियों को जितना पैसा मिलता है उनको उससे अधिक वेतन मांगने का अधिकार नहीं है। देश में करोड़ों लोग बेकार बैठे हुए हैं, आप उनको काम दीजिए। उसी तनख्वाह पर आज नव युवक काम करने को तैयार है। आज रेलवे का कर्मचारी जो मांग करता है वह पूरी हो जाती है। उसको सुख सुविधा मिले, उसकी संतानों को रेलवे में नौकरी दी जाए। परंतु मैं कहता हूं कि भारत के करोड़ों निवासी जो रेलवे में काम नहीं करते, आखिर उनकी संतान कहां जाएगी, उनको नौकरी कहां मिलेगी। मान्यवर, दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार में वह सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं, उनके मंत्रियों में क्षमता नहीं कि वे ऐसी बातों का सामना कर सकें। वे झुक जाते हैं, राजनीतिक आधार पर जय जयकार कराने के लिए, मत प्राप्त करने के लिए झुक जाते हैं। हिंदुस्तान की करोड़ों जनता को आप समाजवाद की शिक्षा देते हैं, लेकिन उनकी तकलीफ़ों की ओर कोई ध्यान नहीं देते। रेलवे में जिस तरह से आज लोग चल रहे हैं वह आप देखते हैं। बोरे की तरह वे लदे रहते हैं, लेकिन रेलवे के मंत्री और कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर वातानुकूलित गाड़ी में चलते हैं। यह बड़े शर्म की बात है कि तृतीय श्रेणी में साधारण यात्री के बैठने की जगह तक नहीं है, उसकी कोई व्यवस्था आप नहीं कर पाएं। क्या यही समाजवाद का नाम है? आप समाजवाद का नाम लेकर रेल के किराए में बढ़ोतरी नहीं कर सकते। आपको इसका कोई नैतिक अधिकार नहीं है, जबकि रोज बरोज दुर्घटनाएं हो रही हैं और कर्मचारियों पर कोई रोक नहीं है। आए दिन हमारे वामपंथी नेता जो समाजवाद का नाम लेते हैं, रेलवे बोर्ड की निंदा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर इसमें कौन बैठा है? उसी के कर्मचारी हैं, रेल भवन बनाए बैठे हैं। उपसभापति महोदय, यह जो टैक्सेशन का बिल है, और जैसा कि इस बिल को इंट्रोड्यूस करते हुए माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसका उद्देश्य देश के अंदर जो टैक्स का इवेजन होता है उसको रोकना है, और अभी बोलते हुए माननीय सदस्य ने कहा कि देश के अंदर जो काला धन का पहाड़ उठ खड़ा हुआ है उसको रोकने की तरफ यह बिल इशारा करता है। सचमुच में देश के अंदर जो काला धन है, जिसका हिसाब किताब जैसा कि वांचू कमीशन ने किया है, उसके मुताबिक देश में 700 करोड़ यह जमा हो गया है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह 300 करोड़ ही है, और बहुत से लोगों का अनुमान यह है कि देश के अंदर जो काला धन है उसकी तादाद 700 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, और काला धन विभिन्न रूपों में देश के अंदर विद्यमान है। यह गहने के रूप में है, यह सोना खरीद कर रखने के रूप में है, यह प्रॉपर्टी खरीदने के रूप में है, बिल्डिंग बनाने के रूप में है, सामान खरीदने के रूप में है, जमीन खरीदने के रूप में है। विभिन्न रूपों में यह काला धन देश के अंदर विद्यमान है, और एक तरह से इस काले धन ने देश के अंदर एक
समानांतर बाजार कायम कर दिया है, जो कि देश के अर्थतंत्र पर बहुत ही बुरा प्रभाव डाल रहा है। और सरकार की जो नीति है मूल्य नियंत्रण की, उसको यह बिल्कुल चौपट करने की तरफ बढ़ता जाता है। ऐसी हालत में इस काले धन को रोकने के लिए जो कदम इस बिल के द्वारा उठाया गया है, इसमें शक नहीं कि उसकी सराहना की जा सकती है, लेकिन जो कदम है वह कदम बहुत ही कमज़ोर कदम है। मुआवजा किस बात का? जिस चीज़ को आप ले रहे हैं, चोरी की चीज़ को आप ले रहे हैं, उसके लिए मुआवजा किस बात का? अभी हमारे मंत्री श्री कुलकर्णी जी जब बोल रहे थे तो कह रहे थे कि यह जो काला धन देश में है वह बवंडर मचा रहा है। इस धन के जरिए लोग तरह तरह की चीज़ों का ब्लैक करते हैं। वे लोग शुगर का ब्लैक करते हैं, लोहे का ब्लैक करते हैं, कपड़े का ब्लैक करते हैं, तमाम चीज़ों का ब्लैक करते हैं, बाहर से स्मगल करके ब्लैक करते हैं। और इस तरह से हमारे देश में काले धन ने एक भयंकर रूप धारण कर लिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोग इस तरह से कमाई करते हैं वह ईमानदारी की कमाई नहीं है, सच्चाई की कमाई नहीं है, वह तो पाप का धन है। और पाप के धन के लिए कोई भी मुआवजा देने का औचित्य मालूम नहीं पड़ता है। सरकार की ओर से कहा जाता है कि अगर हम मुआवजा नहीं देंगे तो संविधान हमारे रास्ते में आएगा और इस कानून को गैर कानूनी घोषित कर देगा। यदि इस बिल के संबंध में भी कोई ऐसी बात आएगी तो क्या होगा? महोदय, जो अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि जो काला धन इस समय हमारे देश के अंदर है उसका खात्मा हमारे कामों से नहीं हो सकता है। इसके संबंध में बहुत से लोगों ने सुझाव दिए हैं कि अगर इस काले धन को समाप्त करना है तो सरकार को देश में डिमोनेटाइजेशन करना चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार को इस संबंध में कोई कारगर कदम उठाना चाहिए। डिमोनेटाइजेशन से इस बीमारी को, काले धन की बीमारी को दूर किया जा सकता है और इससे कम में यह चीज़ दूर होने वाली नहीं। आज देश के अंदर जो महंगाई है, आज देश के अंदर योजना के संबंध में जो खतरा पैदा हो गया है, हमारी मूल्य नियंत्रण संबंधी जो नीति है वह असफल होने जा रही है। तो अगर सरकार सचमुच में इन चीज़ों पर नियंत्रण करना चाहती है, सचमुच में योजना को बचाना चाहती है और मूल्यों पर नियंत्रण ठीक ढंग से लागू करना चाहती है, तो देश के अंदर जो काला धन है उसको हमेशा के लिए समाप्त करना होगा और उसके लिए डिमोनेटाइजेशन के अलावा और कोई दूसरा कदम नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इस दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। उपसभापति जी, जो विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत है मैं उसका समर्थन करता हूं। आज देश में जो सबसे ज़्यादा परेशानी है वह केवल ब्लैक मार्केट को लेकर है। यह जो काला बाजार देश में चल रहा है उसकी वजह से ही सारी परेशानियां हैं और इस काले बाजार के पीछे ब्लैक मनी है। अभी जो शासन करने वाली सरकार है वह दो तरह की बातें करती हैं। शायद सरकार आज की स्थिति को सुधार सकती थी, लेकिन एक तरफ तो पावर में रहने का हौसला है और इसके लिए जितना पैसा खर्च करने की ज़रूरत होती है वह करती रहती है। जब तक यह हौसला बना रहेगा तब तक हमारे देश से काला धन नहीं जा सकता है। मैंने पिछले इलेक्शन के ज़माने में देखा कि उसने अपने उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए करीब 2 लाख रुपया दिया था। यह मेरी जानकारी है। करीब 2 लाख रुपया एक एक उम्मीदवार के ऊपर खर्च करने के लिए मिला। उस पार्लियामेंट के इलेक्शन को जीतकर शासन में कायम रखने के लिए जो पार्टी 2 लाख रुपया एक साधारण उम्मीदवार पर खर्च करती है, वह जो बड़े बड़े उम्मीदवार हैं उन पर कितना खर्च करती होगी, इसका अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। आखिर यह रुपया कहाँ से आता है? ओपन मार्केट से तो यह रुपया नहीं आता। वह रुपया आएगा तो उसी ब्लैक मनी में से आएगा जो गवर्नमेंट अपने चुनाव को लड़ने के लिए इस तरह का चंदा करना चाहती है। निश्चित तरीके से वह देश में चाहती है कि ब्लैक मनी कायम रहे, जिससे उसका भी शासन कायम रहे। इसको रोकने का क्या उपाय होगा? इसी को रोकने के लिए उपाय करने की ज़रूरत इस विधेयक में है।
उप सभाध्यक्ष महोदय, मैं कई सालों से देख रहा हूं कि हमारे सामने हर साल घाटे का बजट आता है और कोई ना कोई नया टैक्स हर साल बढ़ा दिया जाता है। जब टैक्स बढ़ा दिया जाता है तो उससे वस्तुओं की कीमत भी बढ़ जाती है। उन वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है तो सरकारी कर्मचारी और दूसरे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। मजदूर भी महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए हड़ताल करते हैं और इस तरह से कई दिनों तक यह झगड़ा चलता रहता है, जिससे देश में कोई उन्नति नहीं हो पाती है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को अपनी इस नीति में परिवर्तन करना चाहिए। हमें यह बतलाया जाता है कि योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए धन की आवश्यकता है और इसकी वजह से नए नए टैक्स अगले साल आ रहे हैं तो लगाने जरूरी हो जाते हैं। मैं एक देहात का आदमी हूँ। देहात के आदमी को इस बजट को देखने से कोई आशा मालूम नहीं देती। वह इस बजट में कोई ऐसी बात नहीं देखता जिससे अगले साल देहातों में कोई नई योजना शुरू की जाएगी ताकि उनके जीवन के आय व्यय में सुधार हो सके तथा उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि माननीय वित्त मंत्री जी को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए जो कि अभी तक नहीं दिया गया है। मैं आपके सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। सरकार अगर अपनी आमदनी को अच्छी तरह से उपभोग करती तो सरकार ने जो टैक्स आज लगाए हैं उनको लगाने की आवश्यकता नहीं होती। महोदय, पहली बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अपने प्रशासन के ऊपर जो खर्च करती है वह ज़रूरत से ज़्यादा है। मैं अपने प्रदेश के देहातों की बात करता हूं। मैंने देखा है कि पहले हमारे 25-30 गांवों के बने एक सर्किल में एक ही छोटा अफसर रहता था। अब तो वहाँ गांव-गांव में पंचायत का सेक्रेटरी है, ग्राम सेवक है, ग्राम सेविका है और इस तरह के कई छोटे छोटे अफसर हो गए हैं। अब हमारे यहाँ सर्किल में नौकरों की संख्या ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई है। पंचायत समिति में और जिला परिषद में भी कई नौकर बढ़ गए हैं। जिले में डिप्टी कलेक्टर या कमिश्नर के वहाँ भी हद से ज़्यादा बड़े अधिकारी भरे हुए हैं। इतने लोगों की वहाँ पर आवश्यकता नहीं है। जब कोई नया बड़ा अफसर रखा जाता है या कोई नया दफ्तर खोला जाता है तो उसके लिए बिल्डिंग और क्लर्क तथा चपरासी रखने पड़ते हैं। उनके भत्ते, उनकी मोटरें, पेट्रोल का खर्चा, ड्राइवरों का वेतन, इस तरह से सरकार का खर्चा बढ़ता ही चला जाता है। अतः मेरा निवेदन यह है कि इस तरह की फिजूल खर्ची की आवश्यकता नहीं है। शासन को एक कमेटी बनाकर इस चीज़ की जांच करनी चाहिए ताकि आवश्यक सरकारी खर्चे में कमी हो सके। इसलिए सरकार धन के दुरुपयोग को रोके। स्टॉप। दोस्तों, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए डिक्टेशन थी। आप इसकी प्रैक्टिस करें। एक बार ना लिखा जाए, 2 बार 3 बार जरूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।